बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंग्लिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर सुर्खियों पर। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश दौरे पर सीएम धामी। 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के कई कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। सीएम धामी नैनीताल और खटीमा जाएंगे। आज छठ पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी सियासत तेज हो गई है। 11 से 30 नवंबर तक केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड में धुआंधार दौरा होना है। 15 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे जेपी नड्डा। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 21 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 8 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मामलों की संख्या 150 तक पहुंची। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड यानी प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे। 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के कई कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री वहां शिरकत करेंगे। छठ पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होना है सीएम को। और साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम धामी उत्तराखंड वासियों को इस दौरान कई सौगातें भी दे सकते हैं। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। हल्द्वानी पहुंचेंगे। भव्य कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी के साथ शाम के वक्त छठ पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे होने हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल सोनिका, मैं बता दूं, पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय अलग अलग जिलों के दौरे पे आज निकल रहे हैं। आज वो हल्द्वानी यानी नैनीताल जिले के दौरे में जाएंगे। वहां पे कई घोषणाएं उनको करनी है और उसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र खटीमा भी जाएंगे, यानी उधम सिंह नगर भी जाएंगे। और उसके बाद कल यानी 11 नवंबर को पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आएंगे। वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस दौरान आपको बता दूं सोनिका कि कई सारे विकास कार्य की योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए पुष्कर धामी वहां पे कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जो सूचना हमें मिली है। और इस तरह से लगभग पुष्कर सिंह धामी ने 4 महीने से कम समय में पूरे प्रदेश का सघन दौरा कर लिया है। पूरे प्रदेश की जो समस्याएं है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। सोनिका, अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें उनके इन दौरों को तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि सीएम धामी उम्र भले कम हो, युवा है, लेकिन उनका जो विजन है विकास को लेकर के वह पूरी तरह से स्पष्ट है। और उसी के चलते आप देखिए लगातार दौरे पे दौरे पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आप देखिए वो नैनीताल पहुंचेंगे, वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जो राज्य स्थापना दिवस को लेकर के आयोजित हो रहे हैं। और उसके बाद फिर वो छठ पूजा के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा को पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने पूर्ण अवकाश पूरे प्रदेश में घोषित किया है। नहीं तो इसके पहले सिर्फ कुछ जिलों तक ये अवकाश होता था, लेकिन इस बार छठ पूजा को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल की है। जो बड़ी संख्या में छठ श्रद्धालु है, छठ महापर्व से जुड़े लोग हैं, पूर्वी अंचल के लोग हैं या पश्चिम में भी बहुत लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बड़ा स्टेप लिया है। जहां जहां छठ पूजा में जाएंगे वहां उनका स्वागत सत्कार भी होगा और उनका अभिनंदन भी होगा इस महती कार्य के लिए सोनिका। तो इस तरह से देखें 3 दिन का जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है वो बहुत ही टाइट है। धीरेन्द्र, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दौरे कर रहे हैं और नवंबर का महीना बड़े चेहरों के भी दौरे होने हैं, यानी नवंबर का महीना बेहद खास रहने वाला है बीजेपी के लिए उत्तराखंड में। बिल्कुल सोनिका, देखिए नवंबर का महीना क्या, अब तो चुनाव तक ये जो महीना है ये खास ही रहेंगे, क्योंकि इन महीनों में, इन कुछ चंद दिनों में तमाम देश के बड़े जो नेता हैं जिनका सियासी राजनीति से, जिनका चुनावी सियासत से लेना देना है, उन सारे लोगों का दौरा होगा। और लगातार आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे उत्तराखंड की सियासत भी गर्म होती जाएगी। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, लोग एक दूसरे पे तीर चलाएंगे। और हम जैसे जो न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो समाचार संकलन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए एक चुनौती होगी कि इन सारे बड़े नेताओं को कवर करना और उनके तमाम संदेशों को आम जनता तक पहुंचाना और जनता की जो
अपनी सोच है, जो अपेक्षाएं हैं उन नेताओं से, उसको उन तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर भी होगी। जब भी दौरे पे जाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, धीरेन्द्र, सौगात दी जाती है जनता को, देखा जाता है, क्या इस बार भी आज दौरे पर हैं, कुछ खास रहेगा? अब बिल्कुल सोनिका, मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास कई जगह उनको करना आपने देखा होगा। कल ही उन्होंने लगभग 2 दर्जन से अधिक परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन किया है, यानी बजट आवंटन किया है। तो उन योजनाओं को लेकर के जरूर मुख्यमंत्री वहां कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, वो आप देखेंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आज का जो दौरा है, कल का जो दौरा, इन 2 दिनों में क्या कुछ देते हैं प्रदेश की जनता के लिए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज की बात करें, आज छठ महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और 2 स्थानों पे मुख्यमंत्री छठ पूजा में स्वयं प्रतिभाग करेंगे। तो प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जो तोहफा है, जो सौगात है, वो छठ पूजा की छुट्टी करके देना है और उसके बाद उस पूजा में उनका शामिल होना मुख्यमंत्री का स्वयं उसके प्रति उनकी श्रद्धा को बताता है। और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो जन भावनाओं का सम्मान जो मुख्यमंत्री कहते हैं, वह उसमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। सोनिका, बिल्कुल धीरेन्द्र, आज उनके दौरे पर आप नजर बनाए रखिएगा। धीरेन्द्र, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के 11 नवंबर से धुआंधार दौरे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। वह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं, जिनकी पार्टी जल्द घोषणा कर देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। देर शाम तक बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। संचित, जानकारी दीजिएगा, नवंबर का महीना केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे बीजेपी के तमाम, कितना खास रहेगा? खासकर जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से नवंबर के महीने की बात करें तो आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर अभी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका भी दौरा हो चुका है और अमित शाह भी उत्तराखंड आ चुके हैं। तो अब जेपी नड्डा का दौरा उत्तराखंड के अंदर तय हुआ है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज एक कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान को आज शुरू करेगी। वो भाजपा का जो मुख्यालय है उत्तराखंड के अंदर उसमें रखा गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा इस वक्त चुनावी मोड में है और पूरे जो चुनाव की तैयारी है जो भाजपा ने करनी थी वो सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल कर ली है। सोनिका, और जानकारी ये भी दीजिएगा, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि 2017 का अगर हम परिणाम देखते हैं संचित, तो कई सीटें थी जिन पे बीजेपी रह गई थी। देखिए, भाजपा के पास 57 सीटें 2017 के चुनाव में उत्तराखंड के अंदर आई और आप अंदाजा लगाइए अभी तक का सबसे ज्यादा बहुमत उत्तराखंड के अंदर किसी पार्टी को मिला है और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम दर्ज कराया है। और साथ ही साथ अब की बार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो अब की बार उत्तराखंड के अंदर 60 पार सीटें लेकर जाएंगे। और देखिए, अगर चुनावी रणनीति की बात करें कि क्या रणनीति उत्तराखंड के अंदर रहेगी, तो आप देखिए कि सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला गया था उसके ऊपर पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप को एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के अंदर स्थापित करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर जनता की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्य की बात करें और उनकी योजनाओं की बात करें तो इस वक्त धरातल पे सारी योजनाओं को उतारा जा रहा है और तमाम तरीके की जो व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर योजनाओं को लेकर के, जो पहाड़ तक पहुंचाने तक की योजना को लेकर के सारा काम उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी करे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर साथ ही साथ हर वर्ग को साथ में लेकर के काम किया जा रहा है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो सैन्य वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, सारे ही वर्गों को साथ लेकर के उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी में लगी है। और साथ ही साथ अब ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में किस तरीके की चुनाव की रणनीति उत्तराखंड के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई उनको कितना सफल बनाती है और जो 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सत्ता में काबिज हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, देखने वाली बात होगी। संजय, जेपी नड्डा का खासकर कुमाऊं पर कहा जा रहा है कि फोकस रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं सोनिका कि जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल 2 क्षेत्र है जिसको लेकर के अगर कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो जो मुख्यमंत्री गढ़वाल क्षेत्र से दिए गए और अब
जो पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुमाऊं क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज थे और उन्हीं को मनाने का काम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर जब पुष्कर सिंह धामी को उतारा गया तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं के लोगों को मनाने का काम किया। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। इस साल उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद कल्याण सिंह, डॉक्टर योगी एरन, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उत्तराखंड की 2 हस्तियों डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और किसान प्रेमचंद शर्मा को भी पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस दौरान उत्तराखंड के 2 हस्तियों को भी नवाजा गया है। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 वर्ष में गैरसैंण में स्थापना विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे। गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया है, यह हरीश रावत की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी। तो हरीश रावत की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, हरीश रावत की तरफ से एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, कहा जा रहा है कि राजधानी को शिफ्ट किया जाएगा गैरसैंण में। गैरसैंण पर लंबे समय से जो उत्तराखंड की राजनीति है, तमाम राजनेताओं के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा वो की जाती रही है और फिलहाल जो पूर्व सीएम है कांग्रेस से हरीश रावत ने गैरसैंण को लेकर कहा है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 2.5 से 3 वर्ष के अंदर वहां पर राजधानी जो है वो पूरी तरीके से बनाई दी जाएगी और जो भी ढांचागत सुविधाओं की जरूरत होगी, जो भी विकास कार्यों की जरूरत है, वो इन 2.5 से 3 वर्ष में पूरा करके उनकी सरकार पूरी तरह से गैरसैंण को राजधानी के रूप में विकसित करेगी। और हरीश रावत के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा गया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया था, उसके बाद शीतकाल जो सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित किया जाता है, जिसके पीछे कोई औचित्य नजर नहीं आता और क्यों ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद सरकार वहां पर शीतकाल जो सत्र है वो आयोजित करती है। ये जो तमाम निशाने हैं उनके द्वारा साधे गए भारतीय जनता पार्टी पर और कहा गया कि पिछले 5 सालों में कोई भी जो विकास है वो गैरसैंण के अंदर नहीं किया गया है। जी विशाखा, जिस तरीके से देखा जा रहा है हरीश रावत लगातार स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फोकस पूरी तरीके से स्थानीय मुद्दों पर करा क्या हुआ है? जिस तरह से कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर, क्योंकि चुनावी माहौल है तो कहीं भी कोई जो राजनीतिक पार्टी है वो कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपने फेवर में कोई चुनावी माहौल बनाने में। और जिस तरह से हरीश रावत के द्वारा तमाम जो टिप्पणियां की गई है, दावे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं एक तरह से सत्ता पक्ष पर, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनाव को या फिर जो वोट बैंक गैरसैंण को लेकर जो साधने की जो कोशिश है वो हरीश रावत की तरफ से की गई है, क्योंकि गैरसैंण जो है वो एक भावुकता वाला मुद्दा उत्तराखंड का रहा है और लंबे समय से रहा है। जिस तरह से कई जो संघर्ष है वो गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जो वोट बैंक है उसको उस पर पकड़ बनाने के लिए, उसको साधने के लिए हरीश रावत की तरफ से यह जो बयान है वो चुनावी माहौल बनाने के लिए दिया गया है, निशाना साधा गया है सत्ता पक्ष पर। ठीक है विशाखा, आप हमारे साथ बने रहें। इसी बीच एक जानकारी है, दर्शकों तक पहुंचा दे। बीजेपी कांग्रेस के केदारनाथ में कर्नल कोठियाल के द्वारा विषम परिस्थितियों में किए गए पुनर्निर्माण पर सवाल उठाने पर कर्नल कोठियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव नजदीक है, केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां अब श्रेय लेना चाह रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर और -35 डिग्री तापमान तक, वो भी विषम परिस्थितियों में 3 साल ग्राउंड जीरो में हमने और हमारी टीम ने काम किया। बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला जो हमने कर दिखाया। उनकी तरफ से कहा गया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण में हमने सीखा कैसे विपरीत परिस्थितियों में युवा शक्ति
पूर्व फौजी महिला शक्ति ने मिलकर असंभव को संभव बनाया, जिसे राज्य सरकार की निर्माण एजेंसियां नाकार कर चुकी थीं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही उत्तराखंड की जनता की महिला शक्ति, युवा शक्ति और पूर्व फौजियों की ताकत से हम सब मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण करेंगे। उन्होंने कहा, हम काम करने वाली पार्टी हैं, जबकि बाकी पार्टियां स्टेटमेंट देती हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया, केदारनाथ में करके दिखाया। अब जनता के साथ मिलकर उत्तराखंड में नवनिर्माण करेंगे। विशाखा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, कर्नल कोठियाल की तरफ से लगातार देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है और अब सामने आ रहा है कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य को लेकर श्रेय लेने का इस वक्त मामला हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं कर्नल अजय कोठियाल बैकग्राउंड से आते हैं और उसी को लेकर उन्होंने अपनी जो एक स्टेटमेंट है वो दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि केदारनाथ में राज्य सरकार का कहना है कि विषम परिस्थितियों में जो पुनर्निर्माण कार्य हैं वो हुए हैं, जबकि उनके द्वारा एक फौजी के तौर पर लगभग -3 डिग्री जो तापमान है उसमें भी जाकर काम किए गए हैं। केदारनाथ में जो ड्यूटी है वो उनके द्वारा निभाई गई है। तो जमीनी मुद्दों से जुड़े हुए वो और उनकी पार्टी है, ये जो दावे हैं उनकी तरफ से वो किए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर जो क्रेडिट लिए जा रहे हैं उस पर उन्होंने निशाना साधा है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी का फेवर किया है और कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा काम किया है, स्टेटमेंट नहीं दिए हैं और काम करके दिखाया है। दिल्ली मॉडल वो हमेशा से आम आदमी पार्टी आगे रखती है, उसी को लेकर उन्होंने यहाँ भी आगे रखा है कि दिल्ली में तमाम जो कार्य हुए हैं वैसे ही कार्य वो उत्तराखंड में भी करेंगे और यदि पार्टी सत्ता में आती है तो जाहिर तौर पर दिल्ली मॉडल से कई गुना बेहतर वो उत्तराखंड मॉडल पेश करेंगे। क्या लगता है विशाखा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है और बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? देवस्थानम का मुद्दा हम देख रहे हैं लगातार उठा रही है, रोजगार के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए एक विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो उभर रही है और तमाम मुद्दे जो एक विपक्षी पार्टी को उठाने चाहिए, जो एक विपक्ष के तौर पर राज्य में काम करना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। कांग्रेस के बाद जाहिर तौर पर एक बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर रही है और उसी के तहत तमाम जो कार्य है, रणनीति है, चुनावी रणनीतियां हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। तमाम मुद्दे जो करंट मुद्दे हैं या जो मुद्दे विरोध जिन पर जनता का रहता है वो मुद्दे आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं। उनको किसी तरह से सत्ता पक्ष पर जो आरोप है वो उनके द्वारा लगाए जाते हैं और एक विपक्षी पार्टी को जो कार्य किसी राज्य के अंदर करना चाहिए वही आम आदमी पार्टी कर रही है। और आने चुनाव से पहले जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी है उसके कार्यकर्ता है वो लगातार एक्टिव मोड में है, तो जाहिर तौर पर जो चुनाव है उसमें जो नतीजा है वो भी आम आदमी पार्टी को। ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाया। आप नजर बनाए रखिएगा उत्तराखंड की राजनीति के उठापटक पर, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, देवभूमि में बात करेंगे कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करेंगे। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में 21 नए संक्रमित मामले मिले हैं। हालांकि मामले जिस तरीके से कम होते भी नजर आ रहे हैं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, ये रात बड़ी खबर उत्तराखंड से है। 8 मरीज ठीक हुए हैं 24 घंटे के अंदर और इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या उत्तराखंड में 150 तक पहुंच गई है। तो मामले कम होने लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से बीते दिन मामले कम थे, उछाल देखा गया है। 21 मामले आज दर्ज किए गए हैं उत्तराखंड में। रात भरी खबर है कि आंकड़े लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, हालात उत्तराखंड में सामान्य होने लगे हैं। आगे रुक करते हैं राज्य स्थापना दिवस की 21वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर खटीमा में निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को स्थानीय जनता ने राज निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों की याद में दीप जलाकर उनकी शहादत को याद किया। वहीं इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन से शहीदों की शहादत को नमन किया है। 21वीं सालगिरह उत्तराखंड इस वक्त मना रहा है। 5-7 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। खटीमा की भूमि क्रांति भूमि है, वीर भूमि है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज खटीमा वासियों ने एक मत होकर, एक स्वर होकर खटीमा के निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर शहीदों की याद में
और उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं हेतु यहाँ पे दीप प्रज्वलन कर उनको याद किया। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ये खटीमा का सौभाग्य भी है कि आज टेलीफोनिक माध्यम से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पे शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उन्होंने यहाँ के सभी जनता जनार्दन से संवाद किया और शहीदों के परिजनों को याद करते हुए उनके अतुल्य योगदान को सराहनीय बताया और ये साथ साथ ये भी कहा कि वो शहीदों के निर्माण के लिए, शहीदों की शहादत का जो एक बलिदान हुआ है, उनके अनुरूप इस राज्य का निर्माण करेंगे। आज आप सब लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थित शहीद आंदोलनकारियों को मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। 7 लोग हमारे शहीद हुए थे। धर्मानंद भट्ट जी, उनके पुत्र अनिल भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसी के कारण से हम सभी को आज उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ और लगातार हम वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि हम अपने शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार हर संभव जो भी काम है उन कामों को ठीक दिशा में लाएगी, ठीक दिशा में काम करेंगे और हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए हम अपने प्राण से लगातार काम करेंगे। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसके लिए हम चाहे हमारी सड़कों का क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है, शिक्षा नमन करते हुए उनके लिए भी हम कुछ करने वाले हैं। कल हम उनकी भी निश्चित रूप से उसको लाएंगे अपने कार्यक्रम में। ऐसे बहुत सारे काम हम करेंगे। तो हमने उनके लिए पेंशन का जो शासनादेश होता है वो जारी कर दिया है और आप देख रहे होंगे ये जो हमारा ये भव्य स्मारक यहाँ पर बन रहा है, इसलिए किसे मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और राज्य स्थापना दिवस के कल 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे रुक करते हैं पंजाब से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब में आज शाम को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे पंजाब भवन में कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की यह अहम बैठक होगी। आज शाम को होगी ये बैठक, तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लगातार सीएम चन्नी बैठक कर रहे हैं पंजाब कैबिनेट की। एक बार फिर आज शाम 7 बजे ये बैठक होने जा रही है। बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। पंजाब भवन में ये बैठक होगी। शाम का वक्त होगा जिस वक्त ये बैठक होगी और सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सीएम चन्नी की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी पंजाब से ही सामने आ रही है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलते ही सीएम चन्नी देखने जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलते ही सीएम चन्नी देखने जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन भी करेंगे सीएम चन्नी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। 101 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान जाएंगे मुख्यमंत्री चन्नी। वहीं भारत सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की अनुमति नहीं दी। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधे पंजाब से। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलते ही सीएम चन्नी देखने के लिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी कॉरिडोर खोलने की। आगे रुक करते हैं, पंजाब से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर पंजाब सरकार गंभीर है। तो बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त आपको दे रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों की विशेष टीम का गठन किया गया है। इसके लिए डीएपी की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार से तालमेल के लिए टीम गठित की गई है। कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने डीएपी की उपलब्धता का जायजा लिया है। डीएपी की कमी को 15 नवंबर तक पूरा करने का भरोसा दिया गया है। तो डीएपी खाद की किल्लत को लेकर पंजाब सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।